Okay, so we will start today's lecture, and today is going to be the sixth lecture. In previous lecture, we have done the step of verification of protein, and in today's lecture, we are going to talk about the sequencing of protein. आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं, सैंगर ने जो किया था, फ्रेडरिक सैंगर मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग, जो इन्होंने दिया था 1953 में, जहां पर इन्होंने इंसुलिन के जो बना हुआ 51 एमाइनो एसिड को कंप्लीट सीक्वेंस किया था, कंप्लीट सीक्वेंस इन 10 इयर्स, अराउंड 10 इयर्स लगा था इनको, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये वन ऑफ द साइंटिस्ट हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला, एक बार प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए और एक बार न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। खैर, आज हम लोग प्रोटीन सीक्वेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने जो केमिकल यूज किया वो था 1-फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन, ये केमिकल यूज किया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FNDB भी बोलते हैं। ये केमिकल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, बेंजीन की, क्लोरीन, NO2 और NO2। तो जब इसके साथ में कोई एक प्रोटीन सीक्वेंस को हम लोग रिएक्ट कराते हैं, जैसे ये N से C टर्मिनस की तरफ एक प्रोटीन सीक्वेंस यहाँ दिख रहा है, ये R1 है। अच्छा, इसका NH2 ग्रुप होगा, यहाँ पर जैसे कोई मैं प्रोटीन का सीक्वेंस लिख रहा हूँ, NH2 CR1 H C डबल बॉन्ड NH होगा ये, उसके बाद CR2 देन H C डबल बॉन्ड O, और इसी तरीके से N से C टर्मिनस की तरफ में एक प्रोटीन सीक्वेंस। ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, ये सेकंड अमीनो एसिड है। तो जब इसको 1-फ्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन से रिएक्ट कराते हैं तो ये एक एडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, यानी एडिशन रिएक्शन होता है। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 1-फ्लोरो ये जो केमिकल है, ठीक है, कौन सा, यहाँ पर ये जो है 1-फ्लोरो-2,4 डाइनाइट्रो, यहाँ पर ये फ्लोरीन इसके H के साथ में रिएक्ट कर जाएगा और HF की तरह निकल जाएगा, और यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा NH CH R1 then C double bond NH CH R2 C double bond NH, like this। इस तरह से ये पूरा का पूरा कंप्लीट सीक्वेंस अटैच हो जाएगा। 6 मोल ऑफ HCl से ट्रीट करते हैं, बहुत ही हार्श केमिकल है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। तो ये क्या करेगा, इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक करने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा, ये पहला एक प्रोडक्ट बनेगा। तो इस प्रोडक्ट को लिख लेते हैं पहले। तो ये पहला प्रोडक्ट बनने वाला है जो फॉर्म करेगा ये कॉम्प्लेक्स है, NO2 है, ये NO2 है, और यहाँ पर आएगा पूरा का पूरा प्रोटीन सीक्वेंस NH CH R1 C डबल O, ठीक है, ये रहेगा। तो ये इस वाले प्रोडक्ट से हम लोग को एक चीज मालूम चला कि हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि फर्स्ट एमिनो एसिड, इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे।
इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और हम लोग को मालूम चल जाएगा कि विच इज फर्स्ट अमीनो एसिड ऑफ दिस प्रोटीन। तो पहला प्रोटीन, इस प्रोटीन में फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा है, ये वाला कौन सा, ये हम लोग श्योर बता सकते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि इसके बाद वाले जो है, और यहाँ से R2 से लेकर बाकी जितने भी अमीनो एसिड हैं वो इस ट्रीटमेंट से 6 मोलर HCl से क्या हो जाएंगे, वो डिग्रेड कर जाएंगे। तो डिग्रेड करने के बाद में हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि अमीनो एसिड सेकेंड कौन सा है, अमीनो एसिड थर्ड कौन सा है, ये सब क्या हो गया, ब्रेक डाउन करेंगे। तो हम लोग सेकंड से लेके लास्ट अमीनो एसिड तक कुछ भी नहीं बता पाएंगे, और यही रीजन है कि इनको 10 मिनट्स लगा, क्योंकि ये बार बार क्या हो रहा था, सेकंड फर्स्ट तो आइडेंटिफाई कर लेते थे, लेकिन सेकंड से लेकर नेक्स्ट वाले अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई कर नहीं रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, और इसलिए इनको मोर देन 10 मिनट्स लगा इसको करने में। तो एडवांटेज समझ में आ गया। एडवांटेज यहाँ पर है इस प्रोसेस का कि हम लोग इस प्रोसेस को यूज करके फर्स्ट अमीनो एसिड एट एंड टर्मिनस बता सकते हैं, कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है। और दूसरा एडवांटेज के बारे में आप बात कर रहे हैं कि ये क्या बता सकता है ये प्रोसेस से कि वेदर द प्रोटीन इज मेड अप ऑफ मोनोमेरिक और मल्टीमेरिक। तो मल्टीमेरिक प्रोटीन है या मोनोमेरिक है, और अगर ये मल्टीमेरिक है तो हाउ मेनी सब यूनिट, और खासकर डिफरेंट सब यूनिट, डिफरेंट सब यूनिट कितने हैं इसके पास प्रेजेंट, ये बता सकते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक प्रोटीन को ले रहा हूँ, ये एक प्रोटीन है जिसका एन टर्मिनस और सी टर्मिनस है, ये सिंगल सब यूनिट है, तो इसको मैं प्रोटीन ए बोल रहा हूँ, और ये सिंगल सब यूनिट है, सिंगल सब यूनिट है। और फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि इसका फर्स्ट अमीनो एसिड यहाँ पर जो है वो है एलानिन, फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, बस सेकंड थर्ड नहीं रखते हैं, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन। दूसरा एक प्रोटीन है, प्रोटीन बी, जो दो सब यूनिट से बना हुआ है, एक ये सब यूनिट है और दूसरा एक डिफरेंट सब यूनिट है ये, तो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसका मतलब प्रोटीन बी प्रोटीन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइमर। ठीक है, मल्टीमेरिक है, और वो भी किस तरीके का है, हेटेरोडाइमर, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के हैं। तो दो डिफरेंट टाइप के तो प्रोटीन सीक्वेंस में थोड़ा डिफरेंट, तो एन टर्मिनस पे यहाँ पर फॉर एग्जांपल एलानिन ही है, ये ले लेते हैं एलानिन, लेकिन इस वाले में हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये डिफरेंट अमीनो एसिड से बना हुआ था, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फेनाइल एलानिन। ठीक है, समझाने के लिए ले लिया कुछ भी, एक एलानिन फर्स्ट है पोजीशन पर, पहला सब यूनिट पर, ये पहला सब यूनिट है, और सेकंड सब यूनिट पर फेनाइल एलानिन। जब हम लोग इसको केमिकल से ट्रीट करेंगे 1-fluoro-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन, 1-fluoro-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन से, तो पहला वाला में एन टर्मिनस इंटैक्ट मालूम चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये बता सकते हैं कि एन टर्मिनस पर ये कौन सा अमीनो एसिड होगा, पहला यहाँ से आएगा कि ये, ठीक है, और यहाँ पर एन टर्मिनस पे इस वाले केस में मल्टीमेरिक प्रोटीन या डाइमर में दो आएंगे, एक आएगा एन टर्मिनस पे एलानिन और दूसरा आएगा एन टर्मिनस पे फिनाइल एलानिन। तो ट्रीट करने के बाद में अगर आपको दो अमीनो एसिड मिल रहा है और वो भी डिफरेंट टाइप के, इसका मतलब ये डाइमर है और हेटेरो, डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस, यानी डिफरेंट टाइप के सब यूनिट। सिंगल सब यूनिट सिर्फ मिल रहा है, सिंगल अमीनो एसिड मिल रहा है, सिंगल टाइप के अमीनो एसिड, इसका मतलब ये मोनोमेरिक। ये एक तो इम्पोर्टेंट, ये इंफॉर्मेशन, इससे एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि ये मोनोमेरिक है या मल्टीमेरिक है। मल्टीमेरिक है तो हेटेरोडाइमर है या होमोडाइमर।
चलिए ये एडवांटेज के बारे में बात कर लिया। डिसएडवांटेज यहाँ पर मालूम हो गया। डिसएडवांटेज यहाँ लिख रहा हूँ। डिसएडवांटेज इसका ये है कि हम लोग सेकेंड से लेकर लास्ट एमाइनो एसिड तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एमाइनो एसिड क्या हो गए, डिग्रेड। तो सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, ये सिर्फ मेजर डिसएडवांटेज। इसको ओवरकम करने के लिए एडमिन ने मेथड है, जो सेकेंड प्रोसेस या सेकेंड प्रोटोकॉल है सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन। तो अब हम लोग कर रहे हैं एडमिन डिग्रेडेशन। एडमिन डिग्रेडेशन को केमिकल सीक्वेंसिंग प्रोटोकॉल भी, सीक्वेंसिंग मेथड भी कहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने जो केमिकल यूज किया, वो केमिकल यूज किया फेनाइल आइसोथियोसाइनेट, PITC, फेनाइल आइसोथियोसाइनेट। ठीक है, ओके। तो फेनाइल आइसोथियोसाइनेट यहाँ पर इन्होंने यूज किया। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इसको बोलते हैं PITC, ये याद रखिए। इसके साथ में अगर एन टर्मिनस पे जो पहला एमाइनो एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल ये NH2 है, CR1 है, H है, C डबल बॉन्ड NH, फिर दूसरा है R2H और C डबल O, इसी तरीके से ये पूरा प्रोटीन सीक्वेंस है। तो यहाँ पर जब इन दोनों को ट्रीट करेंगे तो ये भी एडक्ट फॉर्म करेगा, यानी यहाँ पर ये किस तरीके का फॉर्म करेगा, ये एडिशन रिएक्शन करके यहाँ पर ये फॉर्म करेगा NC, इस तरफ S, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर NH CH R1 C डबल बॉन्ड NH CH R2 C डबल O, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ऐड हो जाएगा, इसलिए इसको एडिशन रिएक्शन करेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने हार्श केमिकल यूज नहीं किया, जैसा कि सैंडर ने 6 मोलर एसिड यूज किया, तो इन्होंने माइल्ड एसिड और बेस यूज किया। माइल्ड का मतलब है वीक एसिड और बेस, एंड कंट्रोल्ड वे में, इसको बहुत रेगुलेटेड वे में स्लोली ऐड किया। तब ये क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ जो ब्रेक किए, ये कंट्रोल्ड वे में ब्रेक किए, यानी एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ ब्रेक किया। ठीक है, तो ये वाला पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा जो रहा रिमेनिंग एमाइनो एसिड सेकंड से लेकर लास्ट तक C टर्मिनस तक, वो सारे क्या रहे, इंटैक्ट, वो डिग्रेड नहीं हुए, जैसा कि सैंडर में हुआ। तो अब यहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जब ये ब्रेक किया तो क्या आ जाएगा, एक प्रोडक्ट ये फॉर्म करेगा NC डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट NH CH R1 C डबल O बॉन्ड नेगेटिव। तो ये एक पहला प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट 1, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन सबसे मेजर एडवांटेज है कि ये जो रिमेनिंग रहा एमाइनो एसिड वो डिग्रेड नहीं होगा, वो इंटेक्ट। तो अब सेकेंड राउंड में क्या होगा कि ये वाला जो केमिकल है PITC, अब ये क्या करेगा, फिर से इसके साथ में सेकेंड वाले के साथ रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद माइल्ड एसिड और बेस से ट्रीट करेंगे। सीक्वेंशियल वे में, साइक्लिक वे में 1 by 1 फ्रॉम एन टर्मिनस को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और इसीलिए इस मेथड को हम लोग एन टर्मिनस सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, डेप्साइल, यहाँ पर सैंगर ने जो मेथड यूज किया था, सैंगर 1,4,2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन सैंगर ने, इसके अलावा यहाँ पर डेप्साइल और डेंसाइल क्लोराइड भी अगर हम लोग यूज करते हैं, डेंसाइल क्लोराइड और डेप्साइल, ये भी कॉम्प्लेक्स
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं जानना है, ये दोनों मॉलिक्यूल का नाम याद रखिए। इसको यूज करने से भी रिजल्ट सेम मिलेगा जैसे हमको प्रोटोटाइप के बेंचिंग की तरह। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे हैं आप ये नेक्स्ट टॉपिक विच इज सीक्वेंसिंग पैर, सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे एक केस स्टडी लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में एक सैंपल आया, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके पास में एक सैंपल आया कि प्रोटीन का सीक्वेंसिंग करना है, और जो सीक्वेंसिंग की बात कर रहा हूँ उसको एन टर्मिनस सीक्वेंसिंग कहते हैं, क्योंकि एन टर्मिनस से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास में बात करेंगे कि सी टर्मिनस सीक्वेंसिंग भी होता है, लेकिन जनरली हम लोग एन टर्मिनस ही करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में एक एन टर्मिनस से लेकर कोई एक प्रोटीन का सीक्वेंस आया है इस तरीके से, ये सी टर्मिनस, बस इतना ही रखते हैं। ये 1 4 3 2 5 कितना है, 3 + 3 6 7 7 और 6। मैंने इसको रेंडमली ऑर्गेनाइज कर दिया, मतलब यहाँ पर टोटल 7 अमीनो एसिड का है और ये 1 4 3 2 5 7 6 रैंडम कर दिया है। अब यहाँ पर आपको प्रोटीन का सीक्वेंसिंग करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, डाइसल्फाइड को ब्रेक करते हैं। डाइसल्फाइड लिंकेज को सबसे पहले ब्रेक करेंगे, पहला स्टेप, अगर आपके पास सीक्वेंसिंग सैंपल आता है तो। डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके बीच में होता है, सिस्टीन के बीच में। आपको ये अननोन सीक्वेंस है तो आपको मालूम नहीं कि इसमें सिस्टीन है कि नहीं है, और है तो वो इंटरेक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप बाय डिफॉल्ट ये स्टेप यूज करेंगे, ये तो फिक्स प्रोटोकॉल है। डाइसल्फाइड बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर S और S बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेथड यूज करते हैं और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला मेथड है ऑक्सीडेटिव मेथड, ऑक्सीडेशन का फर्स्ट मेथड, और दूसरा मेथड है रिडक्शन का। तो फर्स्ट मेथड समझ रहे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन का। यहाँ पर हम लोग एक केमिकल से ट्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं परफॉर्मिक एसिड, परफॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये फॉर्मिक एसिड में एक एक्स्ट्रा ओ लगा हुआ है, यहाँ पे 3 ओ है स्ट्रक्चर। ठीक है ना, स्ट्रक्चर उतना ध्यान से देखने जानने की जरूरत नहीं, स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, लेकिन ये केमिकल का नाम याद रखना, परफॉर्मिक एसिड, या इवन KMnO4 भी यूज कर सकते हैं, KMnO4। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास ऑक्सीजन रिच है तभी तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीजन रिच हम लोग केमिकल को यूज करते हैं। और वो क्या करता है, इस के साथ में जो ये डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म कर रहा है, इस डाइसल्फाइड लिंकेज को ब्रेक करके इसके साथ में ये ब्रेक करके यहाँ पर आ जाएगा क्या, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, सल्फर 6 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये सब नेगेटिव चार्ज होंगे। तो दोनों सल्फर पे जब नेगेटिव चार्ज होगा तो रिपल्शन होगा, तो फिर से वो अटैच नहीं हो सकती। ये इसको सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप। तो ये भी ध्यान देना है कि सिंगल स्टेप कभी एग्जाम में पूछा तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में बात करें, क्योंकि रिडक्शन स्टेप जो होता है वो 2 डिफरेंट स्टेप में होता है, हम लोग अभी देखेंगे ये 2 डिफरेंट स्टेप में। तो पहला स्टेप में ये डाइसल्फाइड लिंकेज को ब्रेक कर दिया। अब हम लोग आ रहे हैं रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस में ये एग्जाम में कॉमनली पूछते हैं रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे जो केमिकल यूज कर रहे हैं वो यूज कर सकते हैं, पहला बीटा मार्केप्टो इथेनॉल, मार्केप्टो इथेनॉल, ठीक है, या फिर दूसरा DTT, डाइथियोथ्राइटोल। ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं इनके पास में H+ ज्यादा होगा, स्ट्रक्चर में नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको आएगा, H+ रिच होंगे इनके पास। जैसे परफॉर्मिक एसिड के पास में O रिच था, इनके पास H रिच होंगे क्योंकि रिडक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि ये दो एग्जाम्पल बहुत कॉमनली पूछते हैं, बीटा मार्केप्टो इथेनॉल और DTT। इवन यूरिया, चलिए यूरिया भी हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, ये भी क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। यूरिया का भी स्ट्रक्चर आपको याद होगा, अगर नहीं है तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ NH2COONH। देखिए यहाँ पर
H का नंबर 4 है, यानी ये भी H रिच है। अब ये क्या करेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ऑलरेडी, जब H प्लस के साथ में आप इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर ये H प्लस के साथ में, तो ये वाला क्या करेगा, SH और इस तरफ SH फॉर्म कर देगा। तो ये पहला स्टेप है। इस प्रोसेस को रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं, रिडक्शन ऑफ डाइसल्फाइड। और डाइसल्फाइड रिडक्शन होकर क्या बना दिया, सल्फोहाइड्रिल। ये हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं, सल्फोहाइड्रिल। अब इसको इसी स्टेज में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर ये इसी स्टेज में रहा तो फिर से वापस क्या करेगा, H2 को रिलीज करके ये फिर से डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म करेगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसको इरिवर्सिबल करने के लिए सेकेंड स्टेप में यहां पर हम लोग ट्रीट करते हैं आइडो एसीटेट से। आइडो एसीटेट, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH2I C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आयोडीन अटैच है, एक H को रिप्लेस किया, एसिटिक एसिड का CH3 जो रहता है उसका एक H को रिप्लेस कर दीजिए आयोडीन से, इसको बोलते हैं आइडो एसीटेट। जब इससे ट्रीट करेंगे तो क्या होगा कि ये यहां से H के साथ में ये H और ये I क्या करेगा, रिलीज आउट हो जाएगा, HI फॉर्म कर देगा। यहां से क्या रिलीज हो गया, HI। तो रिमेनिंग यहां पर जो है CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस तरफ भी और दूसरे तरफ भी, इस तरफ भी वैसे ही होगा O नेगेटिव। अब देखिए ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन करेगा, जस्ट लाइक ऑक्सीडेशन प्रोसेस की तरह, तो वापस से ज्वाइन नहीं होगा। तो इसको परमानेंटली आपको अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करना है रिडक्शन प्रोसेस से, इसको दो स्टेप में जाना। पहला स्टेप DTT या बीटा मार्कर पे इथेनॉल से ट्रीट कीजिए, और दूसरा आइडोस्टेट से कर देंगे तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये वापस से फिर से डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म नहीं करेगा। मोस्टली एग्जाम में DTT से पूछते हैं, ये आइडोस्टेट वाला स्टेप को नहीं इंक्लूड करते हैं, ये हायर स्टडीज में पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर ये समझना है कि SH तो फॉर्म कर दीजिए। सेकेंड स्टेप अब हम लोग कर रहे हैं प्रोटीएज ट्रीटमेंट। प्रोटीएज ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब प्रोटीएज क्या होता है, प्रोटीएज इज ए एंजाइम विच क्लीव द पेप्टाइड बॉन्ड। ये एक ऐसा एंजाइम है, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम सारे प्रोटीएज हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, ये सारे क्या है, प्रोटीएज। ये क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट पर, कहीं भी रेंडमली नहीं बाइंड करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग आ रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो अब सवाल है कि हम लोग प्रोटीज ट्रीटमेंट कर क्यों नहीं, क्या फायदा। पहला स्टेप में तो हम लोगों ने ये देखा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करें। अब हम लोग प्रोटीज ट्रीटमेंट इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रोटीन का सैंपल मुझे मिला है वो इतना लंबा होगा, हो सकता है इसमें 50 अमाइनो एसिड हो, 51 अमाइनो एसिड हो या 100 अमाइनो एसिड हो, तो इतना बड़ा मशीन नहीं रीड कर पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगा एरर आना शुरू होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिप्सिन से फॉर एग्जांपल डाइजेस्ट कर देंगे। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, स्पेसिफिक पॉइंट पर कट कर देगा, मतलब कहने का कि बहुत बड़ा फ्रेगमेंट है तो उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक कर देगा, ताकि मशीन क्या हो, एफिशिएंटली उसको रीड कर सके, कोई एरर नहीं हो। तो अब आते हैं यहाँ पर कि कुछ आपको जानना है कि कौन सा, जैसे ट्रिप्सिन है, ये कहाँ पर डाइजेस्ट करता है, ये बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है प्रोटीज, ये डाइजेस्ट करेगा आपका लाइसिन और अर्जिनिन के C टर्मिनस से। जैसे अगर यहाँ पे लाइसिन है तो ट्रिप्सिन से जब डाइजेस्ट कर देंगे तो ये फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा लाइसिन का C टर्मिनस में, क्योंकि N टर्मिनस इस तरफ है और C टर्मिनस इस तरफ है। अगर यहाँ पर मैं N लिखता हूँ या किसी में N लिखा हुआ है तो वो लाइसिन के इस तरफ में कट करेगा, N डायरेक्शन। तो ये वाला ब्रैकेट में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ट्रिप्सिन हमेशा लाइसिन और अर्जिनिन के C टर्मिनस से कट करेगा। दूसरा आते हैं काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन क्या करता है कि ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड यानी फेनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, इसके C टर्मिनस पे कट करता है। थर्ड आ रहे हैं पेप्सिन। पेप्सिन इसी तीनों एरोमेटिक अमाइनो एसिड पे कट करेगा, बट नॉट एट C टर्मिनस, N टर्मिनस।
और फोर्थ वन आ रहे हैं हम लोग, बस यही 4 याद रखना है। साइनोजेन ब्रोमाइड, साइनोजेन ब्रोमाइड जो कट करता है मेथियोनिन के सी चेन्स, मेथियोनिन। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे डजन, मोर देन डजन, 2 डजन प्रोटीएज, सबके बारे में नहीं जानना, ये कॉमनली यूज करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा ट्रिप्सिन यूज करते हैं, ट्रिप्सिन और साइनोजेन ब्रोमाइड। अब साइनोजेन ब्रोमाइड के बारे में एक चीज समझ लीजिए कि ये जितना भी हम लोग टेबल भी दिया हुआ या यहाँ पर देख रहे हैं चारों में, साइनोजेन ब्रोमाइड एक केमिकल है, ये इंजाइम नहीं है, ये केमिकल है। लेकिन इसके अलावा ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन है, ये एक इंजाइम है। अब यहाँ पे जो आपको सीक्वेंस है एन टर्मिनस से, फॉर एग्जांपल मैं रैंडम सीक्वेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, एलानिन, प्रोलीन, देन यहाँ पे थ्रेओनिन लिख दिया। तो चलिए नेक्स्ट लिखता हूँ ट्रिप्टोफैन, उसके बाद में मेथियोनिन, उसके बाद में अर्जिनिन। ठीक है, बस इतनी रखना। 1 2 3 4 5 6 अमाइनो एसिड का ये सीक्वेंस है। इसका मैं रैंडमली सीक्वेंस कर रहा हूँ, मतलब नंबरिंग दे रहा हूँ, क्योंकि ये सीक्वेंस तो आपको मालूम नहीं होता, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ रैंडम, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। तो आपके नॉलेज में क्या है, ये 2 1 3 4 6 5 ये है, और 2 क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक प्रोटीएज से इसको ट्रीट करेंगे। कौन सा? आप ट्रिप्सिन से करेंगे। और ये सब हीट एंड ट्रायल मेथड है, क्योंकि आपको सीक्वेंस मालूम नहीं है। तो आप ट्रिप्सिन से सबसे पहले करेंगे, कुछ रिजल्ट अगर कुछ चेंजेस हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ दूसरा हम लोग यूज करेंगे। अभी ट्रिप्सिन यूज कर रहे हैं, तो ट्रिप्सिन अगर यहाँ पर आप यूज करोगे तो ट्रिप्सिन कहाँ कट करेगा, अभी जस्ट बताया मैंने, लाइसिन और अर्जिनिन के सी टर्मिनस, ये कट करेगा यहाँ, कहाँ, यहाँ। तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, एक आपको पूरा का पूरा फुल लेंथ का प्रोटीन सीक्वेंस मिलेगा। समझ में आ रहा है जी? 2 1 3 4 6 और 5, क्योंकि यहाँ पर सी टर्मिनस तो एंड है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो कुछ अलग फ्रेगमेंट नहीं, सिर्फ सिंगल फ्रेगमेंट एक मिलेगा। ठीक है, तो ये कोई काम का नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग कम से कम चाह रहे हैं कि 2 फ्रेगमेंट या 3 फ्रेगमेंट बने, उसको वैसा वाले को लेना है। क्यों उसको लेना है वो भी हम लोग कंफर्म कर लेंगे आगे जैसे जैसे चलेंगे। साइनोजेन ब्रोमाइड से ट्रीट करते हैं। साइनोजेन ब्रोमाइड कट करेगा मेथियोनिन के सी टर्मिनस में, अभी जस्ट लिखा। हाँ, ये मेरे काम का है, क्योंकि यहाँ पर अब 2 फ्रेगमेंट बने, 2 फ्रेगमेंट बना प्रोटीन का, एक फ्रेगमेंट बना 2 1 3 4 और 6, ये एक फ्रेगमेंट बना। दूसरा फ्रेगमेंट बना N 5 और सी टर्मिनस, ये दूसरा फ्रेगमेंट बना। ठीक है, ये क्लियर है? अब उसके बाद में जब इसको, ये फ्रेगमेंट बनने के बाद में अब इसको क्या करेंगे, इसी तरीके से और मल्टीपल फ्रेगमेंट बन सकता है, बहुत बड़ा प्रोटीन हो तो, लेकिन मैं सिंपल करता हूँ 2 फ्रेगमेंट लेकर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सीक्वेंसर मशीन में डाल देंगे। कौन सा सीक्वेंसर मशीन है? जो सीक्वेंसर मशीन जहां पर हम लोगों ने फेनाइल आइसोथियोसाइनेट यूज करते हैं। तो मशीन क्या करेगा, 2 को ब्रेक करेगा और ये बताएगा कि 2 पर क्या है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जब रीडिंग आ जाएगा तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि रिजल्ट आ गया मेरे पास कि 2 पर क्या है, मशीन ने बताया एलानिन है, सीक्वेंसर मशीन। फिर फर्स्ट पे क्या, प्रोलीन है, थ्रेओनिन है, ट्रिप्टोफैन है और मेथियोनिन। और इस फ्रेगमेंट को जब डालेंगे बाद में तो ये बताएगा कि ये अर्जिनिन। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जब सीक्वेंसर का रिजल्ट आ गया और इसी तरह से बड़े होंगे तो और भी फ्रेगमेंट कर देंगे। यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये सीक्वेंसिंग छोटे छोटे फ्रेगमेंट करने से आसानी तो ये हो गया कि मेरे को सीक्वेंस इजिली फाइंड आउट हो गया एग्जैक्ट। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि पहला एन टर्मिनस से पहला वाला सीक्वेंस कौन सा आएगा, फर्स्ट को रखोगे आप कि सेकेंड को रखोगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो मशीन नहीं बता पाएगा ना कि ये भी रीड कर दिया और ये भी रीड कर दिया। तो एन टर्मिनस से पहला वाला कौन सा है, एलानिन से स्टार्ट हो रहा है या अर्जिनिन से हो रहा है? क्योंकि अननोन सीक्वेंस आपके पास, आपको तो मालूम ही नहीं कि कहां से है।
स्टार्ट होगा, तब प्रॉब्लम ये मेजर होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे 1-फ्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। समझ में आया, सैंगर वाला। और इससे ये पता चल जाएगा कि ये एन टर्मिनस में इस प्रोटीन में पहला एमाइनो एसिड कहां से स्टार्ट होगा, बाकी नहीं पता चलेगा, बाकी से मतलब ही नहीं है। एन टर्मिनस में पहला एमाइनो एसिड कौन सा है, इस मेथड से ये मालूम चला कि एलानिन से। तो ठीक है, अब जब एलानिन से स्टार्ट होगा तो एलानिन में पहला लिख दूंगा यहाँ पर। एलानिन के बाद में अब नेक्स्ट वाला क्या आएगा, प्रोलीन, यहाँ प्रोलीन लिख दूंगा। प्रोलीन के बाद में क्या है, थेरियोनिन। थेरियोनिन के बाद में क्या है, ट्रिप्टोफैन। तो ये सीक्वेंस हमें जो मालूम चला, और अब ये यहाँ पर इसके बाद में मेथोनिन के बाद में कोई और दूसरा फ्रेगमेंट सिर्फ यही वाला है, डेफिनेटली अर्जिनिन नहीं है। तो इस तरीके से करके हम लोग सीक्वेंसिंग फाइंड आउट करते हैं। लास्ट कर रहे हैं हम लोग टॉपिक, दैट इज आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जिसको केमिकल मेथड भी कहते हैं। ये ब्रूस मैरीफील्ड ने किया था कुछ 1988 में। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर तब जब स्मॉल पेप्टाइड का हम लोग सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक बीड लिया और इस बीड को, ये न्यूट्रल नॉन रिएक्टिव बीड है, पॉलीस्टाइरीन का बना हुआ, पॉलीस्टाइरीन, ये नॉन रिएक्टिव बीड है। और इस बीट पर वो क्या करेंगे, अब आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करेंगे, यानी एक एक करके वो ऐड करते चले जाएंगे फिक्स ऑर्डर ऑफ एमाइनो एसिड सीक्वेंस। जैसे अगर उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर जो मार्केट में डायबिटिक पेशेंट लेते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो उसमें एस्पार्टेट होता है और फेनाइल एलानिन होता है, ठीक है। इसलिए टेस्ट में स्वीट होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, डायबिटिक पेशेंट इसलिए लेते हैं इसको। तो अगर ये बनाना है तो ये तो सिर्फ 2 एमाइनो एसिड का बना हुआ ये प्रोटीन है, पेप्टाइड डाइपेप्टाइड है, इसको तो बनाना बहुत सिंपल है। तो इसके लिए हम लोग केमिकल मेथड बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग एस्पार्टेट लगा देंगे और दूसरा हम लोग फेनाइल एलानिन लगा देंगे, 2 एमाइनो एसिड का इजिली बन गया। शॉर्ट एमाइनो एसिड को बहुत इजिली हम लोग, शॉर्ट सीक्वेंस को बहुत इजिली सिंथेसाइज कर सकते हैं। या कोई भी सीक्वेंस हो 4-5 का, तो हम लोगों को फिक्स सीक्वेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ब्लॉकर यूज करते हैं, क्योंकि हमें ऑर्डर फिक्स रखना है कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 ब्लॉकर को यूज करते हैं। एक बाइंड करता है एन एमाइन ग्रुप पर, और दूसरा बाइंड करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे जो बाइंड करता है उसको बोलते हैं DCC, डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और जो एमाइन ग्रुप पे बाइंड करता है FMOC, ये होता है। समझ में आया? ये बस दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसको शॉर्ट फॉर्म में FMOC और DCC, आपको ये याद रखना है कि FMOC कहाँ बाइंड करता है, एमाइन ग्रुप पर, और COOH पर कौन बाइंड करता है, DCC। ये क्यों बाइंड कराते हैं, क्योंकि अगर ये बाइंड नहीं कराएंगे तो क्या होगा, COOH और एमाइन ग्रुप पे अगर ये बाइंड नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, आपस में ही, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, ये आपस में ही क्या हो जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? आपस में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो इनको क्या करते हैं हम लोग, एक को इससे ब्लॉक रखते हैं DCC से, और दूसरे वाले को हम लोग FMOC से ब्लॉक करते हैं। और जब जिसको जरूरत हो ओपन किया, उस डायरेक्शन से रिएक्शन कराया, यानी कंट्रोल्ड वे में और एक फिक्स डायरेक्शन में हम लोग ओपन करके इसको रिएक्शन को कंटिन्यू करा सकते हैं। तो अब आते हैं पहला एमाइनो एसिड। जो भी पहला एमाइनो एसिड होता है, फर्स्ट एमाइनो एसिड, उस पर COOH फंक्शनल ग्रुप ओपन होते हैं, ओपन या एक्सपोज होते हैं कह सकते हैं, वहां पर DCC नहीं होगा। एमाइन ग्रुप पर FMOC रहते हैं, FMOC।
फर्स्ट अमीनो एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट अमीनो एसिड किस तरह का रहता है। ये एक सॉलिड सपोर्ट है क्रोमेटोग्राफी, और यहाँ पर मैंने एक बीड लगाया और इस बीड को मैं पॉलीस्टीरीन बीड बोल रहा हूँ। और अब यहाँ पर एक फिक्स्ड कार्बोक्स ये एमाइनो एसिड आया जिसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, बट एमाइन ग्रुप कवर है किससे? FMOC से। तो जब ये वाला एक्सपोज है तो ये अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाकर यहां पर बाइंड कर देगा। ठीक है, तो ये अटैचमेंट हो गया C डबल बॉन्ड CR1H और NH2। इसको ब्लॉक रखने का FMOC का कंडीशन समझ में आया। एमाइन ग्रुप एक्सपोज होगा तो एमाइन ग्रुप और यहाँ अटैच करें। मैं चाह रहा हूं कि एमाइन ग्रुप अटैच नहीं करे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच करें, तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एक्सपोज रखा है। अब यहाँ पर ये फिक्स ऑर्डर में अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एसिड से वॉश करेंगे। एसिड से जब वॉश करते हैं तो ये FMOC क्या होता है, रिलीज, ये रिलीज हो गया। तो अब जब रिलीज हो गया तो यहाँ पर ये हट गया एसिड वॉश करने के बाद में। ठीक है, ये हट गया। और अब यहाँ पर दूसरा वाला यहाँ पर आएगा कौन सा, एमाइनो एसिड R2 और यहाँ पर NH2 और इसका FMOC अटैच इस पर। ठीक है, इस पर FMOC अटैच है। इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस पर ध्यान दीजिएगा, सेकेंड से अब जितने भी एमाइनो एसिड आएंगे सब पर दोनों पर अटैच होगा, DCC और FMOC। अब ये देखिए जो NH2 है वो अटैक करेगा कहां पर, इस वाले, और इससे DCC रिमूव कर देगा। और DCC रिमूव करने के बाद में ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर लेगा किसके साथ में, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्सपोज होगा उसके साथ में। तो यहां पर इसके और इसके साथ में क्या बनेगा, पेप्टाइड। इसी तरीके से ये अटैच हो चुका है। अब फिर से हम लोग माइल्ड एसिड से ट्रीट करेंगे, फिर से ये रिमूव हो जाएगा, फिर से नेक्स्ट वाले का ये वाला फंक्शन को नेक्स्ट वाले को अटैक करेगा। सीक्वेंशियल ऑर्डर में आप 1 by 1 ऐड करते चले जाओगे। अब यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन जो JNU में पूछता है या इवन गेट में पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस आर्टिफिशियल सिंथेसिस एंड नेचुरली सिंथेसिस प्रोटीन। नेचुरली सिंथेसिस जो प्रोटीन जो होते हैं किस पर, राइबोसोम पर। प्रोटीन का डायरेक्शन क्या होता है, N टर्मिनस से C टर्मिनस। और ब्रूस मैरीफील्ड या केमिकल सिंथेसिस वाले में किस डायरेक्शन पे हो रहा है, बताइए मुझे, C2N। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, ये बार बार अल्टरनेट ईयर में पूछते हैं। हमेशा याद रखना है कि आर्टिफिशियल मेथड जो होता है वो नेचुरली अकरिंग से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करता है। सेम चीज हम लोग न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में भी देखेंगे। ठीक है, खैर अभी प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोटीन में नेचुरली अकरिंग जो राइबोसोम पे होता है, साइटोप्लाज्म में, वो N टर्मिनस से C टर्मिनस की तरफ मूव करता है। लेकिन यहाँ देखिए किस डायरेक्शन से मूव, C टर्मिनस से किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पर N टर्मिनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। That's all about this chapter, amino acid, peptide and protein। आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से शुरू करेंगे। आप लोगों को डाउट है आप लोग वो भेज सकते हैं, अदरवाइज आज का क्लास यहीं तक करेंगे।